वेलकम टू द सेकंड सेशन। प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पलिंग क्या है, सैंपल साइज क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और सैंपल साइज जो है ये किस क्या क्या तरीके हम यूज कर सकते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक और कौन से सैम्पलिंग टेक्निक जो है हम कौन सिचुएशन में यूज करते हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियसली सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि सैंपल साइज टेक्निक जो है, सैम्पलिंग टेक्निक जो है, सॉरी, ये टू टाइप्स के होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक वो होते हैं जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन होती हैं। और इसके रिक्वायरमेंट ये हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए कि हमारे पास लिस्ट ऑफ द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन, जिससे हम सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं, ये हमारे पास होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स वो टेक्निक्स होते हैं सैंपल सेलेक्ट करने के जिसमें बाई चॉइस सिलेक्शन होती हैं, जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू बी द पार्ट ऑफ द सैंपल साइज, और जिसके लिए कोई लिस्ट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन जो है जरूरी नहीं है। बस जो अवेलेबल है, जो सामने है, जिस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं बस वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। सो collectively they are known as the non probability sampling technique। तो एक एक को हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैंपल रैंडम सैम्पलिंग को। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग को आप आम अल्फाज में लॉटरी मेथड भी कह सकते हैं। कि मिसाल भी जैसे हमने स्टार्ट में एक एग्जांपल दिया था कि वी हैव 100 पार्टिसिपेंट एंड वी जस्ट वांट टू 10 और 20 पार्टिसिपेंट। तो आप 100 के नाम लिख दे या उनको एक नंबर दे दे, और वो नंबर जो है 1 to 100 आप यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे शेयर कर लो। अगर नाम उठाए कि सपोज 77, और वहां 77 जिसके पास होगा वो आपका सिंपल साइज का हिस्सा होगा। अगर उनसे फिर आप कंसर्न लें कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो अगर वो कहता है कि आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सिंबल, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो आप इस सिलेक्शन को इग्नोर करके न्यू जो है उसका ऐलान करेंगे। तो इसी तरह जो है आप सपोज 10 बंदे आपके इनकार कर लेते हैं, तो आपके पास 30 जो है सिलेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज द मिनिमम सिंपल साइज इज 20 and if there are 10 people who are selected and they're denied to participate, so then the number should be 30। उसमें से आप 10 जो है ये आप कह सकते हैं कि ये नॉन रिस्पॉन्डर्स है, या ये जो है ये कंसेंट फॉर्म को डिनाई कर लेते हैं। So sample random is a method of selecting a sample. It is said to be random if each member of the population has the same equal chance of being included in the sample. Like आप इसको check, आप 77 वाला आ सकते हैं, 99 आ सकते हैं, 23 आ सकते हैं, एक नंबर आ सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल जो है टोटली अंदर चांस पर है। तो सिंपल रैंडम जो है इसको मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है। इसको लॉटरी मेथड जो है कहा जाता है, इसको चांस मेथड भी समटाइम कहा गया है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि ये हम तब करते हैं व्हेन वी हैव द होमोजेनस पॉपुलेशन। अब होमोजेनस पॉपुलेशन क्या होती है? होमोजेनस पॉपुलेशन ये का मतलब ये है कि तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं इन सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। सपोज मैं आपसे दो बंदे मुझे चाहिए, आप all of you then now you belong to the same semester of the same discipline, so you are a homogeneous population। अब सपोज आपके साथ साथ इधर एक दूसरी मास्टर के स्टूडेंट्स, एक फिजिकल थेरेपी की और साथ जो है यहाँ पे ओटी की भी मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, एंड आई जस्ट वांट 6 पार्टिसिपेट। तो ये अगर आप तमाम तीनों की तीनों एमएस के स्टूडेंट्स को मैं एक लॉटरी में डाल दूं और इनसे मैं 6 बंदे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो हो सकता है कि 6 की 6 पियानो किया जाए, और 6 की 6 फिजिकल थेरेपी किया जाए, 6 की 6 ओटी किया जाए, या 4 एक डिसिप्लिन की, 2 दूसरे डिसिप्लिन की। तो फिर ये जो है इस केस में इसको कहते हैं हेटेरोजेनस पॉपुलेशन। तो ये जहन में रखनी है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है ये होमोजेनस है, हेटेरोजेनस है। हेटेरोजेनस मीन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम वो एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है। आप ये डिसिप्लिन देखे, आप एक डिसिप्लिन और दूसरे डिसिप्लिन। अगर हम यहाँ पे जेंडर की बात कर ले तो जेंडर के बेस पर फिर आप भी जो है आपकी क्लास
ये हेट्रोजेनस है, क्योंकि कुछ जो है यहाँ पे मेल है, कुछ फीमेल्स होंगे, और अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों जो है ये रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, तो फिर आप होमोजेनस पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप मैं चाहता हूँ एक मेल एक फीमेल आ जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपकी क्लास की जितने भी स्टूडेंट्स है सेमेस्टर की, यहाँ पे जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, मेल को मैं अलग लॉटरी कर दूंगा और जो फीमेल उनकी अलग लॉटरी कर दूंगा, ताकि दोनों से एक एक आ जाए, ताकि सही रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो ये सिंपल रैंडम सैंपल जो लॉटरी मेथड है, ये हम उस टाइम पे यूज करते हैं व्हेन देयर इज होमोजेनस पॉपुलेशन। अगर हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, तो फिर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है ये हम नहीं कर सकते। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो है ये हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव द लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट एंड व्हेन वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तब जो है हम वहां पे ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो है कर सकते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सैंपल है, 1200 स्टूडेंट है, एक स्कूल में 1200 स्टूडेंट है, और हमारा सैंपल साइज कितना है, दिस इज 100, यानी 1200 स्टूडेंट है और 100 पार्टिसिपेंट्स यानी बच्चे हमने सेलेक्ट करने हैं, और हमारा सैम्पलिंग टेक्निक सपोज है कि दिस इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है सैंपल फ्रैक्शन मालूम करेंगे। सैम्पलिंग फ्रैक्शन का मतलब इक्वेशन ये है कि सैंपल साइज डिवाइड बाय द स्टडी पॉपुलेशन। आप सैंपल साइज हमारा कितना था, 100, स्टडी पॉपुलेशन कितना था, दिस इज 1200, सो द आंसर इज 1/12। इट मीन हमें जो है हर 12 बंदे में से एक बंदा जो है हमने सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1200 स्टूडेंट है, इनमें से अगर हम एक बंदा पहला बंदा सेलेक्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट 12 जो हम कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे, नेक्स्ट 13 बंदा होगा, फिर 12 गैप रखेंगे, फिर 12 का गैप रखेंगे। इसको कहते हैं इंटरवल। तो एमसीक्यूज में आप किसी जनरली आपसे पूछे कि कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक है, विच इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हम इंटरवल की बेस पर जो है सिलेक्शन करते हैं। यानी हर 30वां, हर 14वां, हर 10वां बंदा, जो सपोज आप 100 पार्टिसिपेंट है और हमें सिर्फ जो है 10 बंदे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई 100, जो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि हर 10वां बंदा, so इट मीन अगर आप एक बंदा पहले बंदे को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर द नेक्स्ट विल बी द 11। अगर आप दूसरा बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट विल बी द 12th, फिर 22, फिर 32, इस तरह आखिरी बंदा जो आपका होगा दैट विल बी द 92। दूसरी तरफ सपोज आप 100 से 20 बंदे सेलेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे, विच आंसर जो है 5 आ जाए। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर हम पहला जो है ये 10वां बंदा करेंगे, तो उसके बाद 30, फिर इस तरह 50, फिर 70, तो फिर 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट से लेंगे कि 1 पे 21 पे 31, फिर इस तरह 51, फिर 71, फिर 90, तो हमारे 5 जो है ये इस तरह आ जाएंगे। 81, सॉरी, लास्ट वन जो हमारा होगा दैट विल बी द 81, 61 के बाद। तो ये सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो टेक्निक है जो हम होमोजेनियस पॉपुलेशन पे यूज करते हैं। बट व्हेन द पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम उसकी लॉटरी नहीं डाल सकते। सपोज आप 1200 बंदे हैं, 1200 बंदे को आप 1200 नाम लेके लॉटरी में डालना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। तो अगर होमोजेनियस पॉपुलेशन है और लोग बहुत कम है और हमारे लिए पॉसिबल है कि सबके नाम हम एक लॉटरी में डाल के उससे सिलेक्शन, तो फिर होगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1500 200 से ज्यादा है, उन सब के नाम जो है एक लॉटरी में डालना ये मुश्किल है, और साथ साथ जो है वो होमोजेनियस पॉपुलेशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिस्टमिक सैंपलिंग टेक्निक करेंगे। और इसके लिए पहले हम सैंपलिंग फ्रैक्शन मालूम करेंगे, ताकि हर 12वां, हर 11वां, हर 13वां बंदा ये किस तरह होगा। सो ये इक्वेशन याद रखिए कि सैंपल साइज डिवाइडेड बाय स्टडी पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे सिस्टमेटिक सैंपलिंग पे? काइंडली आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जो है कोई क्वेश्चन हो, तो या तो हैंड राइज साइन यहाँ पे दिया करे, या डायरेक्ट यहाँ पे चैट पे क्वेश्चन जो है लिखा करे। तो किसी भी टाइम मैंने जो वहाँ पे मैं चेक कर लूंगा कि देयर इज एनी क्वेश्चन, या एंड में हम जैसे चले जाएंगे तो क्वेश्चन मैं चैट बॉक्स पे जाके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका फिर डिटेल्स आंसर दूंगा। सही। नेक्स्ट जो इसमें हम जाएंगे
दैट हमारे ऑलरेडी हो गया सैंपल रैंडम एंड सिस्टमिक रैंडम। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 डिसिप्लिन है। मिसाल के तौर पर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से रिहेबिलिटेशन साइंसेज से डेटा कलेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास 5 डिसिप्लिन है। अगर आप सिंपल रैंडम या सिस्टमिक रैंडम करेंगे तो फिर तो हो सकता है कि आपके उससे मतलब बाज लोग उसमें से डेटा कम आ जाए, बाज ज्यादा आ जाए। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम उस केस में कर लेते हैं जब हमारे पास लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट तो अवेलेबल है बट दे आर डिसिमिलर टू ईच अदर, वो सिमिलर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनको स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करेंगे और हर ग्रुप में फिर हम अलग से लॉटरी करेंगे। सही है। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक तो ये कि बाय चांस होगी, बाय चॉइस नहीं होगी। दूसरा व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस, एंड तीसरा जो है हमारे पास जो है पॉपुलेशन लिस्ट जो है अवेलेबल है। तो इसलिए उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पल इसमें स्ट्रेटा। तो आप क्या करेंगे, इस मिसाल आप 5 डिसिप्लिन है और हर डिसिप्लिन का फिर परसेंटेज निकालेंगे। इसमें ये बहुत जरूरी टेक्निक है, इसमें हम प्रोपोर्शन निकालते हैं। मिसाल में आपको ये दूंगा, सपोज डीपीटी के स्टूडेंट्स 100 है, टोटल जो रिहेबिलिटेशन साइंसेस के स्टूडेंट है सपोज वो 270 है, 270 सपोज आईपीएमआर के अंडर ग्रेजुएट जो रिहेबिलिटेशन साइंसेस के स्टूडेंट है ये 270 है। उसमें से 100 जो है ये सिर्फ डीपीटी के हैं। तो ये परसेंटेज 100 में हम निकालेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 270 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच विल गिव द परसेंटेज। तो 100 में से कितने लोग आएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हर स्टेटस से हमने कितने परसेंटेज उठाने। अब सपोज ऊटी की स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 30 है, तो आप ऐसा तो नहीं कि हम 100 से भी 20 सेलेक्ट कर देते और 30 से भी 20, ये तो इक्वल प्रोपोर्शनलिटी पे नहीं हुई। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के लिए जरूरी ये है कि हम सबसे पहले हम ग्रुप्स को स्ट्रेटा में इक्वल जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज मालूम करेंगे और उस प्रोपोर्शन के बेस पर हर पार्टी से हम हर ग्रुप से फिर सिंपल रैंडम करेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को आम अल्फाज में इस तरह आप सिंपल अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि ये लॉटरी मेथड की एक टाइप है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, 2-3 डिफरेंट मरतबा जो है लॉटरी करनी है। हमने ऑक्यूपेशन थेरेपी अलग लॉटरी करेंगे, फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट्स के अलग लॉटरी करेंगे, इस तरह पियानो के अलग, ऑडियोलॉजी का अलग, जो स्पीच एंड लैंग्वेज उसमें अलग करेंगे। किस लिए, ताकि जो सैंपल हमारे पास आ जाए उसमें तमाम डिसिप्लिन की उसकी टोटल पॉपुलेशन के मुताबिक प्रोपोर्शन हो। यानी हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होनी चाहिए उसमें जो डीपीटी, उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज, पियानो, ऑडियोलॉजी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सब की स्टूडेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मौजूद कौन सा है, दिस इज द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। इसी मिसाल को आप देखें, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट जो है मेल एंड फीमेल दोनों मिक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए उसमें उन्होंने मेल को अलग रखा है, फीमेल को अलग रखा है, फिर इनसे उन्होंने लॉटरी किए 2 बंदे आए हैं और इनसे भी लॉटरी के 2 बंदे आए हैं ना। ये जो सैंपल 4 बंदों का सैंपल आया है, इसमें दोनों जो स्टेटा है मेल एंड फीमेल दोनों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अगर ये हम सिंपल इस ग्रुप में डायरेक्ट लॉटरी कर देते तो हो सकता है कि 4 के 4 जो है ये मेल आ जाते, 4 के 4 फीमेल आ जाती, या 3:1 के रेशो के साथ जो एक अनइक्वल प्रोपोर्शन, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होती। इसलिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम तब करते हैं व्हेन देयर इज हेटेरोजेनस पॉपुलेशन। सो रिमेंबर दिस, क्वेश्चन आ सकता है कि इफ द पॉपुलेशन इज हेटेरोजेनस and we want probability sampling, so what is the most appropriate sampling technique? This is the stratified sampling technique. सही। और इसमें से हम फिर एक ग्रुप को हम स्ट्रेटा कहते हैं, और ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम्प्लेक्स स्ट्रेटा ना करें। यानी सपोज एज के लिहाज से ये तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, या जो है हम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये भी कम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसी स्ट्रेटा पे हमने डिवाइड करना है जिससे हम समझते हैं कि उससे स्टडी पॉपुलेशन के रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। आप सपोज एक बंदा डीए खान का है या कोई मलाकर का है, दैट डजंट मैटर। यानी किसी इलाके से ताल्लुक जो है ये आपके रिजल्ट या आपके पैरामीटर्स जो है आपके हेल्थ स्टेटस ये मैटर नहीं करता। तो इसीलिए हमने रीजनेबली जो है इस तरह देखना ये है कि कम्प्लेक्स
स्ट्रेटिफाइड जो है हमने स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करनी है, बल्कि हमने वैलिड स्ट्रेटिफिकेशन करनी है। जैसे मिसाल जेंडर है, तो एक ट्रीटमेंट के एफर्ट्स जो है ये जेंडर जो है अलग रिस्पांस दे सकते हैं, या एज, उस एज के लिहाज से, जैसे मैं यूथ और ओल्ड है तो फिर यहाँ पर एज को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 20 और 30 एज के बंदे में आई थिंक देयर विल बी नो सच डिफरेंस। तो ऐसे में हमने फिर ये नहीं करना है कि 1 to 10 कर लिए, 11 to 20 कर लिए, 21 to 10 साल के डिफरेंस के साथ हम स्टेटअप बना ले, ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हमने जो है छोटे छोटे ग्रुप में नहीं करना है और इस तरह कम्प्लेक्स स्टेटअप भी नहीं करना है। ये ऑलरेडी जो है जैसे मिसाल ये एग्जांपल है कि दिस इज द लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, उसमें से कुछ जो है मुख्तलिफ रेस के हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उस रेस, हर एक रेस को अलग अलग करेंगे उम्मीद के बेस पर, फिर से हम सैंपल करेंगे। तो जो सैंपल यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हर एक रेस, हर एक इथनिसिटी, हर एक जो है उस उम्मीद के लोग होंगे। तो सर्टिफाइड सैंपलिंग जो है ये, इसमें जरूरी जो है, अक्सर लोग एक गलती कर लेते हैं कि प्रोपोर्शन नहीं निकालते। कि सपोज जैसे मिसाल मैंने आपसे 3-5 और डिसिप्लिन की जिक्र किया, तो इसमें कि हर अब कि भाई 500 है और 100 में हम हर एक डिसिप्लिन से 20 लेंगे, तो आप 100 पार्टिसिपेंट डीपीटी की से 20 लेंगे, 50 सपोज ओटी के हैं उससे भी 20 लेंगे, 30 जो है ये पीएनओ के उससे भी 20 लेंगे। तो ये देखिए 100 से 20, 50 से 20, 30 से 20, तो ये जो है इक्वल सही रिप्रेजेंट है। आप यहाँ पे देखिए अगर 30 बंदों की जो ग्रुप है वो उसकी और रिप्रेजेंटेशन होगी, और जो फिजिकल थेरेपी के ग्रुप जो 100 में से 20 उनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो जिनकी जितनी ज्यादा प्रोपोर्शन होती है उतनी ज्यादा उनका सैंपल साइज में हिस्सा भी होनी चाहिए। सो दैट वाज, हमने डिस्कस कर दिया कि व्हाट इज सैंपल रैंडम, व्हाट इज सिस्टमेटिक सैंपलिंग टेक्निक, व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक। द नेक्स्ट इज द क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये और स्ट्रेटिफाइड में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेटिफाइड जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्लस्टर में ये होता है कि स्टडी यूनिट होता है, एक इंडिविजुअल बंदा नहीं होगा, बल्कि उसमें हम ग्रुप्स की लैट्री कर देते हैं। मिसाल ये है कि आप एक 5 या 4 जो है सेमेस्टर्स हैं, उनमें से एक सेमेस्टर जो है सिर्फ एक ट्रिप पर जा रहा है, और ये कौन सी ग्रुप चला जाएगा, तो आप क्या करते हैं, चारों सेमेस्टर के नाम डाल के लॉटरी कर लेते हैं, और जो सेमेस्टर का नाम निकल आते हैं पूरी की पूरी स्टूडेंट्स ऑफ दैट सेमेस्टर जो है ऑफ दैट बैच ये सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इंडिविजुअल बंदों की लॉटरी नहीं की है, बल्कि हमने ग्रुप्स की लॉटरी की है। तो एक्चुअली हम इस तरह कह सकते हैं कि क्लस्टर सैंपलिंग इज अगेन अ सब टाइप ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इस मिसाल ये है कि आप किसी एक हॉस्पिटल के एक वार्ड से डेटा लेना चाहते हैं, आप कौन से वार्ड में चले जाएं, तो आप वार्ड के नाम डाल देंगे कि दिस इज द मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, कार्डियोपल्मोनरी वार्ड, या इस तरह की स्किन वार्ड है। तो फिर उस वार्ड की तमाम जो पेशेंट वहां पे एडमिटेड उनसे आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो आपने यहाँ पे यूनिट डाले हैं, दिस एक एक बंदे की हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि पूरा ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे, इसलिए उसको क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर कहते हैं बंच ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे ये होता है कि जिसमें सिंपल रैंडम होगी, बट वहां पे एक बंदे की हम सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर एंटायर ग्रुप की जो है लॉटरी मेथड होगी। सही। So दी कैन बी ये ज्योग्राफिक यूनिट्स हो, जैसे मिसाल डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स, टाउन, सिटीज, विलेजेस, जैसे स्कूल, क्लासरूम, हॉस्पिटल। तो ये देखिए यहाँ पर एज अ बंच ऑफ पीपल वहां पे प्रेजेंट होगी। अब कौन सी, सपोज आप यहाँ पे 10 स्कूल है और आप सिर्फ 3 स्कूल से डेटा आए, हैदराबाद में सपोज 10 स्कूल है और आप 3 स्कूल से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। अब कौन सी स्कूल से डेटा कलेक्ट करें, सो 10 स्कूल के नाम डाल लें, जो 3 स्कूल जो है इनके लैटरी में आएंगे, उन 3 स्कूल के सारे स्टूडेंट से आप डेटा लेंगे। फिर वहां पे ये नहीं होगी दोबारा से हम लॉटरी करें। तो ये जो एक स्कूल का नाम आता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हम सेलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है द क्लस्टर सैंपलिंग। एक पॉपुलेशन है, मिसाल वहां की 5,000 टीचर्स हैं, और सिंपल साइज हमारे क्या है, ये 500 टीचर हमने सेलेक्ट करने हैं कि कहाँ से, 5,000 से। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये है कि हम लॉजिकल क्लस्टर क्या है, ये स्कूल है। फिर हमने कहा कि उस डिस्ट्रिक्ट में 100 स्कूल्स है। सही है। हमारे टोटल टीचर्स कितने हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, 5,000।
हमारे सैंपल साइज कितना है, 500 टीचर्स हमने इन 5000 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन ये 5000 जो है ये 100 स्कूल्स में पढ़ाते हैं एक जिले में। इसका मतलब ये है कि हर स्कूल में ऑलमोस्ट 50 के टीचर्स जो हैं ये अवेलेबल है, यानी 100 स्कूल में 100 मल्टीप्लाइड कर ले तो ये 5000 आ जाएंगे। आप इसमें हम क्लस्टर सैम्पलिंग किस तरह कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमारा सिंपल साइज है उस पर हम एवरेज क्लस्टर साइज पर डिवाइड करेंगे। जैसे मिसाल आ गया है 10 स्कूल, अब द नंबर ऑफ क्लस्टर नीडेड जो है ये कितना है, 10 स्कूल। अब 100 में से हमने कितने स्कूल सेलेक्ट करने हैं, 10 स्कूल। अब द क्वेश्चन यहाँ पर आ जाती है कि ये 90 को हम एक्सक्लूड करेंगे और 10 को इंक्लूड करेंगे, तो कौन सी स्कूल को इंक्लूड करें, कौन से को हम एक्सक्लूड करें। तो फिर अब 100 की क्या करें, लॉटरी डाले 100 स्कूल्स की, और इनमें से जो 10 स्कूल्स के नाम आ जाएंगे उनसे चाहे, और उनसे फिर आप 50 तो आपके 10 मल्टीप्लाइड बाई 50 आपके 500 टीचर्स जो है डेटा जो है आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है क्लस्टर सैंपल में, हमने सबसे पहले जो है अपना नंबर ऑफ क्लस्टर जो है ये मालूम करना है। जिस तरह हमने स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटिफिकेशन जो फ्रैक्शन हमने की, हमने सैम्पलिंग फ्रैक्शन करना है, यहाँ पे हमने क्लस्टर साइज मालूम करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करनी है, सैंपल डिवाइड बाय द एवरेज साइज ऑफ द क्लस्टर डिवाइड करनी है, और फिर हम लॉटरी डाल के उस 100 स्कूल में से 10 स्कूल जो है ये सिलेक्ट करेंगे। एक लास्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, दिस इज नोन एज द मल्टी स्टेज। ये अगेन जो है इट्स अ टाइप ऑफ सिंपल रैंडम, या आप कह सकते हैं कि ये इसमें क्लस्टर सैंपलिंग की एक सब टाइप है, लेकिन आप बार बार कर लेते हैं। मैं आपको एक किसान मिसाल दे देता हूँ। आप पूरी केपीसी डेटा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है कि आप तमाम केपी की पॉपुलेशन से कुछ क्वेश्चन करें, उनसे किसी भी एस्पेक्ट से डेटा हासिल करें। तो सबसे पहले फुर्सत में हम क्या करते हैं कि हम सूबा जो है ये डिस्ट्रिक्ट में जो उससे नीचे साइज, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट। तो हम सपोज देख लेते हैं कि यहाँ पर 36 डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में सपोज हमारा क्लस्टर साइज है ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 हमारा क्लस्टर साइज है। तो हम क्या करेंगे, इन 36 डिस्ट्रिक्ट को डाल के और इसमें से कोई भी 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ इन 6 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ तो क्लस्टर सैंपलिंग हो गया, लेकिन इन 6 डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट करना भी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन 6 डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी तहसील हैं उन सब की तहसील के नाम लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा जो है 10 तहसील जो है ये क्लस्टर साइज आता है। तो हम तकरीबन यहाँ पे 70 तहसील आ जाते हैं, या सपोज 30 तहसील आ जाते हैं इन 6 डिस्ट्रिक्ट में सपोज करें। तो उस 30 में से हमने फिर क्या करें, 10 तहसील तो 12 में हम क्लस्टर सैंपल करेंगे। फिर उसमें अगेन हमारे लिए मुश्किल है, तो हम तहसील में फिर यूनियन काउंसिल करें, यूनियन काउंसिल पर क्लस्टर सैंपल, फिर विलेज काउंसिल पर करेंगे। तो विलेज काउंसिल से फिर डेटा कलेक्ट करना, उस पर हम फिर कुछ हाउस होल्ड यानी 10 या 20 या 30 घर जो है ये हम सेलेक्ट कर रहे थे, और उस घर के तमाम अफराद से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। इस तरह के कार को कि हम मल्टीपल टाइम्स क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं, इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसकी मिसाल ये है कि ये दिस इज एक्चुअली दैट एक मुल्क है, ये तो यूएस थिंक उसका नक्शा है, ये मुल्क है। उससे आप करेंगे स्टेट पे आएंगे, स्टेट से जो है फिर आप डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट से फिर तहसील पे, तहसील तरफ। तो ये जो आप बार 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 बार, और आप एक छोटी सी यानी जहां पर आपको लेगी ना हो, हमारी रिसोर्स हमारी इजाजत दी थी किस से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वहां पर आप रुक जाते हैं। तो इस ट्रेस को कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सो मल्टी स्टेज सैंपलिंग एक्चुअली क्लस्टर सैंपलिंग की टाइप है, बट व्हेन इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन जस्ट टू रीच अ पॉसिबल टारगेट पॉपुलेशन, जहां से हम डेटा कलेक्ट कर सके, देन इट इज नोन एज द मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक। सही, दिस इज अनदर एग्जांपल। सही है, जो एग्जांपल अभी हमने आपसे कहा कि इसमें से एक जो वहां से आप एक सूबे से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसमें से आप डिस्ट्रिक्ट को, फिर आप उसके बाद जो है विलेज को, तहसील को इस तरह डिवाइड करें, तो आपको जो है एंड में आपको एक नंबर ऑफ विलेज या नंबर ऑफ हाउस होल्ड मिल जाएंगे, जहां से आप डेटा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। सही। तो इसके एडवांटेज ये होती है कि हम एक बहुत बड़ी सैम्पलिंग टारगेट पॉपुलेशन को जो है ये छोटे से जो है टारगेट पॉपुलेशन पर लेके आते हैं, और ये चूंकि बाई चॉइस नहीं होता,
कि सपोज मैं पेशावर और चारसदा और नौशेर और मर्दान ये करीब पड़ते हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करके मैं डे खान, चतराल, स्वात, शांगला नहीं जा सकता। दे आर टू फॉर एंड दे आर हिली एरियाज, सर्दी में नहीं जा सकता। तो ये जो है इस बायस इसको निकाल लेते हैं। वो जो भी आ जाते हैं दैट इज बाई चॉइस, बाई चांस, बाई चॉइस नहीं है। सही। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि सम टाइम हो सकता है कि इट में कार्ड इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मिसाल मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट की बात की, तो सपोज यहाँ पे शांगला, चतराल, अपर दीर की कोई भी उस तीनों में से एक भी जो है नहीं आती, सो हम ये फिर कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हिली एरियाज में रहते हैं उनकी क्या परसेप्शन है। तो एक हद तक देखा जाए तो इस तरह के केसेस में नॉन रिप्रेजेंटेटिव की चांसेस जो है ऑब्वियसली आएंगे। तो ये नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है दिस इज द वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो इसलिए फिर कोशिश ये करनी है कि जितनी भी हमने इसको स्टेटा में डिवाइड करना है, कि सपोज डिस्ट्रिक्ट है तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो थोड़े से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, या जो है यहाँ पे आप जहाँ पे हीरी डिस्ट्रिक्ट से डेवलपिंग है, या जो मर्जिंग वाले हैं उनको आप फिर अलग उसमें से कर ले। तो इस तरह की कोई भी हम प्लानिंग से वी कैन कवर दिस डिसएडवांटेज, बट स्टिल जो है देयर इज चांसेस ऑफ द नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस इन दिस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो ये तो हमारा आज का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था। सैंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक एंड द क्लस्टर। जो मल्टी स्टेज था दैट वाज द टाइप ऑफ द क्लस्टर। तो ये हो गई हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आते हैं टुवर्ड्स द नॉन प्रोबेबिलिटी। ये बहुत आसान है एज कंपेयर टू दिस वन। कन्वीनियंस, जजमेंट एंड द कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल। सबसे जरूरी ये है कि इसमें से हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन तमाम के मौजूद होने की जरूरत नहीं है। जी सर अब्दुल्ला शाह का मैसेज आया, उन्होंने क्लास ली। चलो फिर एक काम करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन जब इस वेबसाइट की इंशाल्लाह लेंगे, तो ऑलरेडी हमारा एक सेशन जो है ये प्रोबेबिलिटी हमारा एक यूनिट खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम नाम प्रोबेबिलिटी यानी कन्वीनियंस जज, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। सही है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम नाम प्रोबेबिलिटी जो है जितनी भी ये कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोड असेंबलिंग, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम प्रोबेबिलिटी को भी एक रिकैप देंगे, बट हमारी मेन डिस्कशन जो होगी दैट विल बी ऑन द दिस नाम प्रोबेबिलिटी असेंबलिंग। सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी हैव टाइम, आप पूछ सकते हैं। Otherwise, we are going to end this session. Yes, जरूर आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग जो है ये जिस तरह कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आज शेयर हो चुकी है आपकी ग्रुप में। इस 2 सेशंस की रिकॉर्डिंग भी आपको इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी, उससे आप कर रहे हैं। लेक्चर भी शेयर होगा और लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है जो अभी हमने दी ये भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। सही है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।